बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था उसी इंट्रोडक्टरी अपने लेक्चर की दूसरी वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पे कंटिन्यू करवाऊंगा। अच्छा, नोट आपको ये करना है कि हम ना बहुत ही क्लासिकल और सिंपल चीज़ों से स्टार्ट लेंगे। हम एक साइड पे ये करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ें देखेंगे, और फिर हम दूसरी साइड पे देखेंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। फिर अगला काम हमारा ये होगा कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इनको किस तरह से सिंपल बनाया जा सकता है। तो हम ऑलरेडी भी ये कर चुके हुए हैं कि जो फंक्शंस हैं, अगर वो आपको दिए गए हों तो किस तरह से एक फंक्शन से अपने आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होती हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको रिकॉल करवा दूँ। फंक्शन, मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि हमने मैथमेटिक्स में सेट्स को स्टडी करना होता है और सेट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टडी करना होता है। जब हम ये रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होते हैं तो इस रिलेशनशिप में इसका मतलब ये है कि वी विल हैव टू सेट्स। एक सेट ए होगा, दूसरा सेट बी होगा। जो सेट ए है इसमें हम इनपुट्स डाल देंगे, जो सेट बी होगा उसमें हम आउटपुट्स डाल देंगे। जो सेट ए होगा इसको हम डोमेन बोलेंगे, जो सेट बी होगा इसको कोडोमेन बोलेंगे। और जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम देखेंगे। और उस रिलेशनशिप पे हम शर्त लगाते हैं कि फॉर ई लेट ए एंड बी टू सेट्स, a function is a rule that assigns each element of a unique element of b। तो अब हमने करना क्या है कि जो आपका डोमेन का पॉइंट्स है फंक्शन पे, फिर शर्त हम क्या लगाते हैं कि फंक्शन जो इसकी डोमेन है उसका हर पॉइंट जो है उसका कोई ना कोई हमें आंसर चाहिए। और फिर क्योंकि यूनिक की शर्त भी है तो जो इधर एक पॉइंट है उसका एक ही हमें आंसर चाहिए। मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाई थी। उनमें एक एग्जांपल ये था कि अगर डोमेन में आप सारे लोगों का नाम लिख दिया जाए या आपके रोल नंबर लिख दिया जाए और फिर चेक ये किया जाए कि आप लोगों की एज क्या है, तो आप में से हर एक स्टूडेंट की एज होगी। तो फंक्शन में के लिए मुझे शर्त ये लगानी पड़ेगी कि आप सारे लोगों के नामों के साथ या रोल नंबर के साथ आपकी एज लिख दो। अगर इधर मेरे से कोई भी एलिमेंट मिस हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब आप में से हर एक के नाम के साथ मुझे कोई ना कोई एज का नंबर एसोसिएट करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही तालिब इल्म की दो एजेस में लिख दूं। तो अगर मैंने एक तालिब इल्म की दो एजेस लिख दी तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो एज, अब डोमेन आप लोगों के नाम या रोल नंबर, और जो एज है उस पर मैं कोई भी अप्रोप्रिएट सेट लिख लूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ जी 17 से लेट्स सपोज 25। तो अब जो 17 से 25 है ये मेरा हो गया जी जो बी सेट है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 17 से 25 तक के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हों। मुमकिन है हमारे पास 17 साल का कोई भी तालिब इल्म ना हो, या मुमकिन है हमारे पास 25 साल का कोई भी तालिब इल्म ना हो, 23 साल का कोई तालिब इल्म ना हो। लेकिन इधर तो ये जो पूरा सेट बी था इसको हम बोल रहे थे कोडोमेन। इसमें से जितना पार्ट यूज़ हो जाएगा उसको हम नाम दे देते होते हैं रेंज का। फिर मैंने आपको अगली एग्जांपल दी थी कि आप सारे लोगों के नाम लिख दिए जाएं और फिर साथ कहा जाए वेट। तो आप सारे लोगों का एक ही वेट होगा, मतलब आप में से हर एक स्टूडेंट का यूनिक वेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तालिब इल्म के दो वेट्स हों। और हम अगर किसी का भी वेट मिस कर देते तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। फिर हम जो आप मुझे याद है आपको जो आपका क्लासरूम है उसको हमने कहा था कि जी अगर हम इसको R3 का सबसेट मान लें तो जो क्लासरूम के हर पॉइंट को, अब ये एक सेट ऐसा आ गया जिसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। तो रूम के हर पॉइंट पे जब कोई ना कोई टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फंक्शन, जिसमें डोमेन में आपका क्लासरूम आ गया और जो आंसर्स हैं आपके, लेट सपोज हम उसमें 10 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक पॉसिबिलिटीज लिख देते हैं। और मुमकिन है जी जो टेम्परेचर है वो आपका 25, 26, 27, 28 तक यहाँ पे वेरी करे। बहुत सारे पॉइंट्स बीच में यूज़ नहीं होंगे, जो यूज़ नहीं होंगे वो कोडोमेन का पार्ट तो रहेंगे लेकिन हम उनको रेंज में कंसीडर नहीं करेंगे। रेंज में हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो बीच में कंज्यूम हो जाते हैं। हमने फिर इसमें फंक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए 4 मेथड्स पढ़े थे। उनमें आपको याद होगा हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया करते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो जो चारों मेथड्स थे उनमें हम उनको वर्बली लिखते थे, न्यूमेरिकली करते थे, विजुअली करते थे और अलजेब्रिकली करते थे। और ये जो आपका कैलकुलस का कोर्स है ना, ये बुनियादी तौर पे आपको एनेबल करता है कि आप चीज़ों को ज्योमेट्रिकली सोच सकें, आप चीज़ों को न्यूमेरिकली सोच सकें, आप चीज़ों को ग्राफिकली सोच सकें जिसको हम कहते हैं विजुअली, और साथ ही आप चीज़ों का अलजेब्राइक ट्रीटमेंट भी कर सकें। तो जो आपकी मैथमेटिक्स है ये बुनियादी तौर पर एक ही बात को डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब कराने की आपकी प्रैक्टिस है।
ओके, ये हम सब कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैंने इसमें आपको एक्सरसाइजेज भी काफ़ी सारी कराई थी। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस होंगे तो ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग वो क्वेश्चंस मेरे से पूछें, और फिर उन क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। फिर हमने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब हमने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब जब हम सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस पढ़ा था तो हमने तब इसको कहा था जी दीज आर दी ऑड फंक्शंस, और फिर हमने इसके बाद इवन फंक्शंस पढ़े थे, फिर हमने ऑड फंक्शंस पढ़े थे। और ऑड फंक्शंस के बारे में आपको याद होगा, हमने कहा था दीज आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़े थे, ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, और फिर हमने इसमें ना एक जगह पे जाके ये देखा था कि हम लोगों का मैथमेटिशियंस की अप्रोच क्या होती है, कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेते हैं, हम उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल मॉडल में फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम वो मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व करते हैं, और जो हमारे नतीजे निकलते हैं हम उनको कहते हैं जी दीज आर माई मैथमेटिकल कंक्लूजन्स। और फिर उन कंक्लूजन्स को हम इंटरप्रेट करते हैं ताकि हम एक आम आदमी को समझ आ सके कि हम कर क्या रहे हैं। तो आम आदमी अपनी कहानी अपनी ज़ुबान में सुनाएगा, आप उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाओगे, मैथमेटिकल मॉडल बना के फिर आप उसको सॉल्व करोगे, फिर जो आपके आंसर्स आएंगे वो सिर्फ आपको ही समझ आएंगे, तो फिर आपने उनको इस तरह से री इंटरप्रेट करना है। तो वो जो मैं आपसे कह रहा था ना जी, न्यूमेरिकली, विजुअली, अल्जेब्रिकली, वो सारी चीज़ें हम लोगों के लिए, और आम आदमी को हमें वो डिस्क्रिप्शन में बताना होगा, हमें सिंपल लैंग्वेज में उन चीज़ों के सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करना होगा। ओके, इसमें फिर आपको कुछ मॉडल्स बताए गए, और ये जब मॉडल्स बताए गए तो आपको डेटा दिया गया, एक साइड पे आपके एक्स वाले आंसर्स आ गए, दूसरी साइड पे आपके एफ ऑफ एक्स वाले आंसर्स आ गए। तो फिर आपको कहा यह गया कि आप बताइए कि किस किस्म का जो फंक्शन है वो इस डेटा के साथ फिट होता है। फिर कुछ इसी तरह की एग्जांपल्स थी। पोलिनोमियल्स आपके लिए नई चीज़ नहीं है। पावर फंक्शंस थे, पावर फंक्शन में, और एक हम और टर्म यूज़ करते हैं जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पावर फंक्शन में हम कहते हैं जी दी एक्स फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एक्स टू द पावर ए, जिनमें आपका वेरिएबल की आप पावर लेते हैं तो उसको आप पावर फंक्शन बोलते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनमें आप कांस्टेंट की वेरिएबल पावर लेते हैं, जैसे ई टू द पावर एक्स या बी टू द पावर एक्स और 7 टू द पावर एक्स। तो ये आपके हो गए जी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फिर जो हमने मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि हम एक साइड पे सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे, दूसरी साइड पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, और फिर अगला काम हमारा ये होगा कि हम सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड के बीच में जो स्टडी है उसको देखते रहेंगे। तो हमने इसके लिए कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि हम अगर अपने फंक्शन को वर्टिकली शिफ्ट करें या हॉरिजेंटली शिफ्ट करें तो हम क्या क्या करते होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कह दूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी ओरिजिन में से गुजरती हुई। अब अगर मैंने इसको 4 यूनिट्स राइट पे लेके जाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x में चेंज करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस 4। तो अब आपका जो फंक्शन है उसकी जो लाइन है वो 4 यूनिट्स चली जाएगी राइट पे। मुझे लेफ्ट पे जाना पड़ेगा तो +4 करना पड़ेगा मुझे। फिर ऊपर अगर जाना हो या नीचे जाना हो तो वो भी आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो जब आप उसको ऊपर लेके जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं तो फिर आपने उसके लिए हमने वो एग्जांपल की थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये आपकी पैराबोला आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखोगे तो आपका फंक्शन लेफ्ट पे मूव करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखोगे तो राइट पे मूव करेगा। और अब अगर आपने आई थिंक आई एम रॉन्ग, जब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो हम ऊपर चले जाएंगे, वी विल मूव अलोंग y एक्सिस, and when we say x square minus 2 तो we will go below that x axis। और जब मैं लिखूंगा x minus 2 square तो अब मैं मूव करूंगा राइट पे, और when I write x plus 2 square तो अब मैं मूव करूंगा towards the left। और हमने इसके लिए टर्म यूज की थी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल शिफ्ट्स। ओके, उसके बाद हमने स्ट्रेचिंग और वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। और ये सारी चीज़ें भी, इसका मतलब ये कि हम फंक्शंस को एक गिवन फॉर्म से दूसरी गिवन फॉर्म में लेके जा सकते हैं। और बाज़-औक़ात फॉर एग्जांपल हम जब कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस इज पैराबोला, तो कोई भी जो सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल होगी तो एक्चुअली आपको पैराबोला ही देगी। जब वो पैराबोला देगी तो हमने ये एग्जांपल्स भी की थी कि अगर मैं कह दूं x माइनस 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये कि आप मूव करके राइट पे। अब मेरा अगला प्रोग्राम बना जी, मैंने इसको 3 यूनिट्स ऊपर लेके जाना है। सो दिस इज x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 जब मैं करूंगा तो इसका मतलब ये कि अब ये वाली जो आपकी पैराबोला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गई है।
अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो आपकी जितनी भी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल्स हैं ये सारी की सारी आपको पैराबोलास देंगी। ये सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनको भी हमने सरसरी सा ओवरव्यू किया था, और इन चीज़ों पे हमने इसके साथ ही हमने इन्वर्स फंक्शन को जोड़ा था, और मुझे याद पड़ता है मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दी थी। अब आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर की हद तक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग मेरे से ज़्यादा प्रिसाइज क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने आपको जो चीज़ें पहले पढ़ाई हुई हैं मैं उनका जस्ट ओवरव्यू दूंगा, और उम्मीद लगाऊंगा कि आप उसकी रेलेवेंट एक्सरसाइजेज और वो सारी चीज़ें करें। और फिर अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो फिर उस पर आप क्वेश्चन शेयर करें मेरे साथ, और फिर मैं आपको उस पर नई वीडियो बना दूंगा। बहुत शुक्रिया।